हम लोग कल जहां पर थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल खत्म किया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन था वह हमने समाप्त किया था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या हो रही थी, जो एक मध्यकाल था, एट द टाइम ऑफ द दैट प्री मिडिवल पीरियड, नए किंगडम का जन्म हो रहा था। न्यू किंगडम्स वेर इमर्जिंग, न्यू किंगडम्स वेर इमर्जिंग, नए नए किंगडम उस समय सामने आ रहे थे। तो पहला जो महत्वपूर्ण किंगडम था वेस्टर्न इंडिया में, वह जो एक वेस्टर्न इंडिया में किंगडम थे, वेस्टर्न इंडिया, इफ यू सी द वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत। तो पश्चिम भारत में उस समय जो जो साम्राज्य सामने आ रहे थे वो थे गुजरात और मालवा। गुजरात और मालवा ये दो पश्चिम भारत के महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। और गुजरात में अहमद शाह, इसने क्या किया, इसने अहमदाबाद की स्थापना की। एक बड़ा फेमस सवाल आता है, आया करता था पहले, आप तो शायद नहीं आता है, कि शहरों की स्थापना किसने की। तो अहमदाबाद की स्थापना किसने की, अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की। और यह रिस्पॉन्सिबल था, अहमद शाह था, दो क्या था, एक तो इसने अहमदाबाद की स्थापना की, दूसरा यह रिस्पॉन्सिबल था किस बात के लिए, स्ट्रेंथनिंग द पावर ऑफ गुजरात। तो दो फैक्ट हो गए, ए he has established the city Ahmedabad, b he is responsible for strengthening the power of Gujarat। तो गुजरात की पावर को महत्वपूर्ण बनाने में, शक्तिशाली बनाने में इसका महत्व था। दूसरा किंगडम था मालवा। यह जब मालवा एक महत्वपूर्ण किंगडम बना, यह किसके समय बना, यह हुसंग शाह के समय बना। हुसंग शाह, हुसंग शाह। एक सवाल आया करता है कि सिटी या राज्य का नाम लिख देंगे, सामने उसके एम्परर या महत्वपूर्ण आदमी का नाम लिख देंगे। तो कई बार आता है, जो मैच कराना आता है, तो जो मालवा का नाम आता है उससे हुसंग शाह का नाम जोड़कर देखा जाता है। मालवा हुसंग शाह के समय में, सवाल क्या हुआ, एट इन विच टाइम मालवा बिकेम इंपॉर्टेंट। एट द टाइम ऑफ द हुसंग शाह मालवा बिकेम इंपॉर्टेंट। जिसने किया क्या, इसने ब्यूटीफुल फोर्ट्रेस सिटी मांडू को बनाया। मांडू, ब्यूटीफुल फोर्ट्रेस सिटी, एक सुंदर किलाबंदी का शहर उसने बनाया। अब देखिए, यहां से आप देखिए 3-4 फैक्ट, सवाल कैसे बन सकता है, ए बी स्ट्रेंथनिंग द गुजरात, सी मालवा हुसंग शाह, डी ब्यूटीफुल फोर्ट्रेस सिटीज। अब नए राज्यों के निर्माण के बारे में क्या क्या सत्य है, ए गुजरात, अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की, बी अहमद शाह के समय में गुजरात शक्तिशाली बना, मजबूत बना, सी मालवा हुसंग शाह के समय में मजबूत हुआ, या मालवा हुसंग शाह के समय महत्वपूर्ण हुआ। मालवा हैज बिकम इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ हुसंग शाह, डी ए ब्यूटीफुल फोर्ट्रेस सिटी मांडू हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय हिम। ये 4 हो गए सवाल। अब इसी में आप और जोड़ दो कि गुजरात और मालवा, ई क्वेश्चन ई, पॉइंट ई, गुजरात और मालवा ये कंसिस्टेंट वॉर में रहा करते थे। गुजरात और मालवा लगातार युद्ध किया करते थे। इससे क्या हुआ, अब आप एफ एक और जोड़ो, इससे इनकी पावर रिड्यूस हुई, इससे इनकी पावर
रिड्यूस हुई, जो पावर है इनकी इससे रिड्यूस हो गई। इनकी पावर क्या हो गई, इससे रिड्यूस हो गई। अब इन 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 तथ्यों के आधार पे आप सवाल बनाइए, ए बी सी डी ई एफ। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर और नहीं क्लियर हुआ? यह महत्वपूर्ण क्यों है, अभी आपको थोड़ी समझ आ जाएगा कि व्हाई दीज इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और क्यों सिविल सर्विसेज इसको पूछता है। यह जो फैक्ट है, यह अगर आप देखें आईएएस और पीसीएस के एग्जाम को मिला के कई बार इस पर सवाल पूछे गए हैं। यह पूछे गए क्यों गए हैं? क्योंकि यह वह समय था जब सल्तनत काल के बाद नए राज्यों का निर्माण हो रहा था। इट वॉज द टाइम when the new kingdom was taking shape, who was trying to dilute, who were trying to dilute a complete control of the Delhi Sultanate. इन राज्यों का निर्माण आरंभ हो गया। अब जो ये लगातार फाइट कर रहे थे, उसके साथ साथ क्या हो रहा था, अब यही प्रवृत्ति राजपूत राजाओं के साथ था। देखिए, यू जस्ट सी द प्रवृत्ति। एक प्रवृत्ति क्या थी, गुजरात और मालवा संघर्ष कर रहे थे, उसी तरह की टेंडेंसी राजपूत राजाओं के बीच थी। वह लगातार संघर्ष कर रहे थे। they also continued fighting although the two royal families had been united in marriage, जबकि वह मैरिज में यूनाइटेड थे। अब कौन से थे, मेवाड़ एंड मारवाड़, मारवाड़ एंड मेवाड़। जैसे यह दो राज्य संघर्ष कर रहे थे, ऐसे मारवाड़ मेवाड़ पर, जबकि दोनों का आपस में वैवाहिक संबंध था। They were married, there was a marriage alliance, then also they were fighting together. राणा कुंभा मेवाड़। अब देखिए, अब हर जगह के महत्वपूर्ण आदमियों का नाम याद करिए। मेवाड़ में कौन थे, राणा कुंभा। ऐसे ही बनाइए आप नोट्स अपने किताब उसमें कॉपी में, याद करना आसान हो जाएगा। मेवाड़ के कौन थे, राणा कुंभा। यह राणा कुंभा साहब क्या था, ये वर्सेटाइल थे। ही वॉज वर्सेटाइल। इनके पास बहुत सी ज्यादा रुचियां थीं। इनके पास यह पोएट थे, म्यूजिशियन, रूलर। पोएट, म्यूजिशियन, रूलर। अब सवाल बनाइए, वह कौन सा राजा था जो पोएट था, म्यूजिशियन था और रूलर था? ए अहमद शाह, बी हुसैन शाह, सी कहां चला गया, सी राणा कुंभा। सवाल क्या बना, वह कौन सा किंग था जो पोएट था, म्यूजिशियन। बहुत अच्छा सवाल है, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ द कल्चर, कि वह कौन सा राजा था जो पोएट था, म्यूजिशियन था, रूलर था। और चेंज कर दो, वह कौन सा राजा था जो वर्सेटाइल था। डोंट यूज पोएट, म्यूजिशियन एंड द रूलर, जस्ट यूज द किंग हु वाज वर्सेटाइल। ए अहमद शाह, बी हुसैन शाह, सी राणा कुंभा। गॉट इट और नॉट गॉट इट? अब इसी समय ए नंबर ऑफ किंगडम बने, उसमें एक बीकानेर भी था। कई तरह के किंगडम उसमें बने, उसमें एक किंगडम बीकानेर भी था। तो देयर आर सो मेनी किंगडम फॉर्म एट दैट टाइम ऑफ टाइम। कश्मीर, कश्मीर में जैनुल आबादीन, इनको हम अकबर का पूर्वगामी भी कहते हैं, जैनुल आबादीन। इनको हम बुद्ध शाह के, इनको गलत लिखा गया, बुद्ध शाह,
टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार मेरे से टाइप करते समय। इसको बुध शाह भी कहते हैं। बादशाह नहीं है, बुध शाह है, ये रॉन्ग टाइप हो गया। इस काश्मीर जैनुल अबादीन, इसको हम बुध शाह भी कहते हैं, बुध शाह के नाम जानते हैं। इन्होंने कब रूल किया? 15th सेंचुरी में। आप क्रोनोलॉजी पे कंट्रोल रखिएगा। अगर क्रोनोलॉजी पे कंट्रोल होगा, आपके उत्तरों में बहुत ज्यादा जान आ जाती है। तो यू हैव ए कंट्रोल ऑन द क्रोनोलॉजी। बुध शाह 15th सेंचुरी में हुए। अब इन्होंने इनकरेज किया स्कॉलरशिप किसको? पर्शियन और संस्कृत। पर्शियन और संस्कृत को इन्होंने क्या किया? पर्शियन और संस्कृत दोनों में स्कॉलरशिप को इनकरेज किया। अब यही काम फिरोज तुगलक ने भी किया था। नाउ कंपेयर द क्वेश्चन, नाउ मेक द क्वेश्चन, नाउ मेक द क्वेश्चन, which king has encouraged scholarship both Persian and Sanskrit? A. Firoz. B. Jain ul Abadin. C. Only A. D. A and B. मिल गया सवाल? अब इस छोटे से फैक्ट से कि संस्कृत का जो ट्रांसलेशन है, जो संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, उनको जो संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे संस्कृत के और पर्शियन के, उसको किस आदमी ने इनकरेज किया? किसने स्कॉलरशिप इनकरेज की? पर्शियन और संस्कृत दोनों में। तो एक हो गए फिरोज तुगलक, दूसरे हो गए जैनुल अबादीन। You see the question, how the question has been being framed. सवाल को फ्रेम करना सीख लिया, आपका काम आसान हो गया। अब बुध शाह एक अच्छा रूलर था। अब चलिए इसी सवाल को हम और टर्न करते हैं कि बुध शाह एक अच्छा रूलर था। क्यों? वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स। बुध शाह अच्छा रूलर था। ए, उसने संस्कृत और पर्शियन में स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस किया। बी, वह टॉलरेंट था। और सी सोचिए, बताइए सी और क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए। अब टॉलरेंट को ही आप थोड़ा से चेंज करके एक वर्ड और लिख दो, ही टेक केयर्स ऑफ ऑल रिलीजन। डी, वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट। नाउ यू सी ए बी सी डी। ए मैंने क्या बनाया है? वह कल्चरल एक्टिविटीज में, इसको अगर आप पर्शियन समझो, आप लिखिए कल्चरल एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखा था, इसको कर दे कल्चरल एक्टिविटी। या इसको और भी कह सकते हैं, ही इनकरेज मेनी लैंग्वेजेस। आप और भी कह सकते हैं, ही इनकरेज द स्कॉलरशिप इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। बी आपने क्या दिया? ही वॉज ए टॉलरेंट रूलर। सी, ही टेक केयर्स ऑफ ऑल रिलीजन। डी, he was concerned about the welfare of subject. Out of these four, A, B, C, D, what answer would be? What answer होगा बताइए? पहली बात, जब चारों तथ्य सही होते हैं और एक तथ्य पर आपको आंसर करना है, तो आप किस पे करोगे? Who was closest to the question? At that point of time, your reading of question is very much important. आपका क्वेश्चन का पढ़ना। अब मैं सवाल क्या बनाया हूं? सवाल क्या है? बुध शाह वॉज ए गुड रूलर। जो बुध शाह है, ही वॉज ए गुड रूलर। ही वॉज ए गुड रूलर।
अब गुड रूलर कोई आदमी कैसे, अब जो गुड रूलर शब्द है इसी से आपका काम हो पाएगा। गुड रूलर आदमी कैसे होता है? क्या टॉलरेंस से होगा, सभी लेस लोगों को ध्यान देने से होगा, कल्चर से, या वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट से होगा? अब इसको आप चाहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से समझने की कोशिश करें। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझने की कोशिश करें तो आपको और समझ में आएगा कैसे भारत के संविधान में एक राज्य के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार शासन को चलाए, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो जनता उसको सत्ता से बाहर कर देगी। इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द concept has been enumerated which has to be followed by the every government, otherwise the government would be will be voted out of power. राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट, जो आर्टिकल 38 से आरंभ होता है। अब जब किसी भी शासक के एक गुड रूलर होने की बात आएगी तो यही आंसर आएगा। हो क्लियर? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? देखिए, जब तक आप एनालिटिकल सवाल को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे सिविल सर्विसेज नहीं हो सकता। आई कीप रिपीटिंग दिस फैक्ट एवरी टाइम, अनलेस अंटिल यू लर्न हाउ टू सॉल्व द एनालिटिकल क्वेश्चन you cannot clear the examination. Hope it is clear. If not clear, I can repeat it. I have no issue. ये कहानी हो गई वेस्टर्न इंडिया की और कश्मीर की। नाउ कम ऑन द जौनपुर, ईस्टर्न इंडिया, जौनपुर और बंगाल, जौनपुर एंड बंगाल। जो दिल्ली सल्तनत के गवर्नर्स थे उन्होंने इन दोनों राज्यों को कायम किया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ रिबेल किया। तो जौनपुर और बंगाल को बनाने वाले वह लोग थे जो दिल्ली सल्तनत के गवर्नर हुआ करते थे, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ रिबेल करके इस साम्राज्य की स्थापना की। जौनपुर को रूल किसने किया? जौनपुर को रूल किया शर्की। यह भी सवाल कई बार आया है कि शर्की किंगडम कहां का था? ए जौनपुर, बी बंगाल, सी मालवा, डी गुजरात। यह सवाल आ चुका है। तो जौनपुर के जो रूलर थे वो शर्की थे। उनका एम्बिशन क्या था? कैप्चर दिल्ली। तो जौनपुर के शर्की रूलर का एम्बिशन क्या था? कैप्चर दिल्ली। वो दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे। दे वांटेड टू कैप्चर द दिल्ली, की दिल्ली को वह कब्जा करना चाहते थे, जो कि वह कभी कर नहीं पाए, जो कभी कर नहीं पाए। बट दे नेवर सक्सीडेड टू डू इट। Their intention was to capture Delhi. There was aim to capture Delhi, but they were never able to do it. जौनपुर महत्वपूर्ण क्यों हुआ? बाद में हिंदी लर्निंग का स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब यहां आ गया कल्चर, हिंदी लर्निंग स्ट्रॉन्ग सेंटर, या हिंदी लर्निंग का स्ट्रॉन्ग सेंटर जौनपुर बन गया। बंगाल के साथ क्या था? यह रूल किया गया बाय डिफरेंट रेसेस। बंगाल वॉज रूल्ड बाय द डिफरेंट रेसेस। इसको कई रेसेस ने रूल किया, एक नहीं किया। और जो रूलर थे ये मेनली टर्क्स एंड अफगान थे। ये थे कौन? यह टर्क्स और अफगान थे। जो बहुत से रूलर्स यहां पे हुए डिफरेंट रेस में, उसमें मेनली कौन थे? टर्क्स थे और अफगान्स थे। दे वर मेनली टर्क्स और अफगान्स जिन्होंने इसको आके यहां पर रूल किया। लेकिन यह जो रूलर थे जौनपुर के और बंगाल के, यह पैटर्न हुआ करते थे कल्चर के। तो आप कह सकते हैं यह जो पैटर्न थे कल्चर के, जैसे जौनपुर में
हिंदी लर्निंग का सेंटर बना, वैसे बंगाल में बंगाली लैंग्वेज का बना। तो आप कह सकते हैं भाषा के विकास में जौनपुर और बंगाल का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा जो था आपका दक्कन। अब आते हैं दक्कन की तरफ। दक्कन में दो महत्वपूर्ण एम्पायर थे, विजयनगर और बहमनी। ये भी दोनों आपस में लड़ते रहते थे। क्या है, एक संघर्ष का युग था, क्षेत्रीय संघर्ष का युग चल रहा था। बहमनी किंगडम और विजयनगर दोनों अपने अस्तित्व में कैसे आए, जब दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल कमजोर हुआ। When the control of the Delhi Sultanate was weakened at that point of time, both the empire arose. और वह दक्कन में उस समय राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी एक सवाल हो गया कि जिस समय यह राज्य उभर रहे थे, या जिस समय यह राज्य अस्तित्व में आए, जब दक्कन में यह ऊपर आ रहे थे, किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। और बोध जो किंगडम थे वो फाउंडेड किसे हुए? ऑफिसर्स ऑफ द सल्तनत। यह भी किंगडम, जैसे यह दोनों फाउंडेड हुए थे सल्तनत ऑफ द, उसी तरह दक्कन और विजयनगर भी। तो ये चार, ए बी सी डी, आउट ऑफ दिस विच वेर फ्रॉम द सल्तनत ऑफ द दिल्ली, ए बी सी डी। तो ये चारों राज्य, जौनपुर, बंगाल, विजयनगर, बहमनी, ये चारों के चारों राज्य किसके द्वारा बनाए गए? जो सल्तनत के लोग थे। विजयनगर बहमनी उनके ऑफिशियल्स थे और ये इनके गवर्नर थे। ये भी एक डिफरेंस है, कितना डिफरेंस पूछेंगे नहीं। अब बहमनी किंगडम को किसने बनाया? हसन गंगू। बहमनी को किसने बनाया? हसन गंगू। बहमनी वॉज मेड बाय द हसन गंगू। हसन गंगू ने बहमनी किंगडम को बनाया, फाउंड किया। वह मोहम्मद बिन तुगलक का ऑफिशियल था। मोहम्मद तुगलक का ऑफिशियल था, उसके अंडर में काम किया था। तो हसन गंगू हैज वर्कड अंडर मोहम्मद तुगलक, और उसने बहमनी किंगडम का निर्माण किया। यह कब हुआ? 1347। देखिए क्रोनोलॉजी में बार बार बोलता हूं, बहुत हेल्प करती है, इसको आप जरूर याद करिए। बहुत आसान और मुश्किल नहीं है। 1347 में बनाया गया, और इसने अपनी टाइटल क्या रखी? बहमन शाह। ही पुट हिज टाइटल बहमन शाह। तो हसन गंगू ने अपनी टाइटल क्या रखी? बहमन शाह। यह फर्स्ट रूलर हुआ। यह क्या था? इस डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था, फर्स्ट रूलर। तो जो बहमनी किंगडम था उसका फर्स्ट रूलर कौन हुआ? बहमन शाह हुआ। बहमनी किंगडम में इंक्लूड द होल ऑफ नॉर्दर्न दक्कन अप टू रिवर कृष्णा। इसका कहां तक था? नॉर्दर्न दक्कन अप टू रिवर कृष्णा। रिवर कृष्णा तक इसका पूरा एम्पायर था। दूसरा महत्वपूर्ण एम्पायर क्या था? विजयनगर। लेट्स सी ऑन द विजयनगर। विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर है, इसको तैयार हमको करना ही करना होगा, और सवाल इस पे अक्सर आते भी रहते हैं। जो विजयनगर एम्पायर था, इसको किसने बनाया? हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने बनाया, हरिहर एंड बुक्का। हम लोग इसको डिटेल में आगे जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। हरिहर बुक्का ने बनाया। यह दो भाई थे। जो यह विजयनगर एम्पायर था, जिसको दो भाई बनाया, हरिहर एंड बुक्का ने, इन्होंने इस बात को एहसास किया कि सल्तनत की पावर डिक्लाइन कर रही है, दिल्ली सल्तनत की पावर डिक्लाइन कर रही है, यह इनको समझ में आ गया। और इन्होंने होयसल की टेरिटरी को भी जीत लिया। इन्होंने होयसल की टेरिटरी को जीत लिया।
तो जैसे उन्होंने देखा कि विजय की दिल्ली सल्तनत पावर कमजोर हो रही है, वो उससे अलग हो गए। उन्होंने होयसल की टेरिटरी को जीत लिया और अपने को एक नया इंडिपेंडेंट किंगडम विजयनगर बनाया 1336 में। ये 1347 में बना है बहमनी। तो पहले कौन बना? विजयनगर। तो आप क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिए, कौन सा एम्पायर किस समय में बन के तैयार होता है। तो जो किंगडम बनाया गया विजयनगर, उसमें हम्पी को राजधानी बनाया गया। हम्पी वाज द राजधानी। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज आता है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष। वाई विजयनगर बहमनी वॉज ऑलवेज ऑन द वॉर। विजयनगर और बहमनी हमेशा अपने आप में युद्ध करते रहते थे। उसका कारण क्या था? उसका 3 कारण था। पहला, फर्टाइल लैंड। वाई वॉर? फर्टाइल लैंड। यह सवाल बहुत आता है कि विजयनगर बहमनी का आपस में संघर्ष क्यों था। जो दोनों किंगडम थे वह रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, जैसे गंगा का हमने प्लेन देखा था, गंगा वाला, वैसे यहां पे रायचूर दोआब था जो एक फाइल किया था। इस पर अपना वो क्लेम किया करते थे। दूसरा क्या था? यह महत्वपूर्ण चीज क्यों था? ये कृष्णा तुंगभद्रा, कृष्णा तुंगभद्रा। अब देखिए कैसे सवाल यूपीएससी पूछे, कोई जानता नहीं है। यह जो रायचूर दोआब था, जो फर्टाइल लैंड था, यह जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर थी, उनके बीच पड़ता था। तो इसके कारण यह फर्टाइल हो गया। दूसरा, पहला क्या हो गया? फर्टाइल लैंड थी रायचूर दोआब की, जो कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में थी, उस पर यह नियंत्रण चाहते थे। दूसरा क्या था? डायमंड माइंस। सेकेंड वॉज डायमंड माइंस। ये कहां पे था? जो डायमंड माइंस था गोलकुंडा में। कहां पे था? गोलकुंडा में। ये कहां पड़ता था? यह बहमनी किंगडम में था। इस पर कब्जा चाहते थे। इस पर कब्जे की इच्छा दोनों राज्यों हुआ करती थी। और किंग जो विजयनगर राजा थे वो हमेशा चाहते थे कि गोलकुंडा को जीत जाए। तीसरा, जो रूलर्स ऑफ बौद्ध किंगडम थे वो बहुत एम्बिशियस थे। तीसरा, पेनिनसुला कंट्रोल। जो दोनों ही शासक थे, विजयनगर के और बहमनी के, दोनों के दोनों शासक बहुत एम्बिशियस थे और वो चाहते थे कि पेनिनसुला पर कंट्रोल। अब हम इसको करते हैं मेंस के सवाल पे। इसी को आप मेंस के सवाल पे टर्न कर दो। अब इस मेंस के सवाल में आप 3-4 चीज ऐड करो। एक, कैसे हम इसको कंसंट्रेट करते हैं, विजयनगर बहमनी हम इसको छोड़ देते हैं। हम गुजरात, मालवा, कश्मीर, जौनपुर, बंगाल से छोड़ देते हैं। हम सिर्फ सवाल फ्रेम करते हैं विजयनगर बहमनी पर, और यही होगा भी। 90% चांस है यूपीएससी जब सवाल फ्रेम करेगी तो वह ऐसा फ्रेम करेगी कि एक कालखंड पे सीमित हो जाए। अगर फ्रेम करना होगा तो वह गुजरात, मालवा और कश्मीर पे कर सकती है, जौनपुर, बंगाल कर सकती है। लेकिन ज्यादा फेयर चांस है क्वेश्चन फ्रेम होगा विजयनगर और बहमनी में। अब देखिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इसमें। क्वेश्चन का एक पार्ट क्या फ्रेम करिए? विजयनगर बहमनी की स्थापना में सल्तनत की का योगदान। तो जो दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रहा था, the power of the Delhi Sultanate was declining. It was one of the reasons for the emergence of these two empires. One important reason. अगर विजयनगर और बहमनी, सॉरी, अगर दिल्ली सल्तनत कमजोर न हुआ होता तो शायद इनका उतना उठना आसान नहीं हुआ होता। दूसरा, जब यह साम्राज्य बनाए गए
तो इन साम्राज्यों में आपस में संघर्ष क्यों हुआ? तो यह 3 रीजन हो गए जो इनके आपस में संघर्ष होने के लिए। और फिर इस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? तो जब भी आप, हो सकता है इस पर ही छोड़ दें कि विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी के मध्य एक सतत संघर्ष चलता रहा। उस सतत संघर्ष के कारण क्या थे? उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? There was a struggle between Vijayanagar and Bahmani continuously going on. What was the reason of the struggle? And what was the ultimate outcome of this? तो जहां तक अभी तक हमने पढ़े हैं, दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रहा था, यह साम्राज्य का उदय हो रहा था, यह 3 कारण थे। अब इसको प्री में कर दीजिए। विजयनगर बहमनी में साम्राज्य का क्या कारण था? ए, बी, सी, डी कर दीजिए। रिलीजियस कारण। रिलीजियस क्यों आ जाएगा? विजयनगर एक हिंदू राज्य था और बहमनी एक मुस्लिम राज्य था। अब ये आप इसको ए करिए, इसको बी, सी, डी करिए, ये सी करिए, डी करिए। अब आंसर ए बी डी, ए बी सी, ए सी डी। आप डी को एक से ज्यादा, इसको कर दीजिए। ए क्या है? फर्टाइल लैंड। आप सिर्फ डी कर दीजिए आप इसको, और आप बेवकूफ बनाइए। अब डी को ज्यादा बार क्यों डाला गया है? क्योंकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारे सबके बीच में है कि चूंकि एक हिंदू राज्य था, वह मुस्लिम राज्य था, इसलिए धर्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोनों के बीच संघर्ष को लेके। तो इसलिए हो सकता है आप ए बी सी लगाए, ए बी सी डी आप कब लगा दें। अब यह जो वॉर था, यह लिमिटेड नहीं था ओनली 2 बिग किंगडम्स। यह सिर्फ 2 बिग किंगडम्स तक ही वॉर लिमिटेड नहीं था। यह जो स्मॉलर किंगडम थे पेनिनसुला के, वह भी वॉर कर रहे थे। और वो किंगडम कहां थे? ऑल अलोंग ईस्ट कोस्ट थे। उड़ीसा, आंध्रा, मदुरई। उड़ीसा, आंध्रा, मदुरई। जो कोस्ट के थे, जो ईस्ट कोस्ट के थे, जो ईस्ट कोस्ट के राज्य थे, वह भी आपस में संघर्ष कर रहे थे। विजयनगर ने कॉन्कर किया मदुरई को 1370 में। विजयनगर में ने 1370 में मदुरई को जीत लिया। मदुरई को 1370 में जीत लिया। अब क्या था? यह एक एक्टिव वेस्ट कोस्ट था। यह क्या था? यह एक एक्टिव कोस्ट था। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो विजयनगर ने जीता वह एक एक्टिव कोस्ट था। दूसरा जो मॉडर्न गोवा था, दूसरा क्या जीता? मॉडर्न गोवा जीता। मॉडर्न गोवा जीता, जो क्या था? ट्रेड सेंटर था। मॉडर्न गोवा जीता, जो क्या था? जो ट्रेड सेंटर था। मॉडर्न गोवा क्या था? वह एक ट्रेड सेंटर था। मॉडर्न गोवा को जीता, वह एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। इस समय जो बहमनी किंगडम था, वह बिजी था फाइटिंग में अगेंस्ट जो उसके नॉर्दर्न रूलर थे। उसमें क्या था? बहमनी जो था अपने नॉर्दर्न रूलर गुजरात और मालवा से फाइट कर रहा था। गुजरात एंड मालवा से संघर्ष कर रहा था। तो विजयनगर, जो बहमनी किंगडम जो उससे फाइट कर रहा था, उससे क्या विजयनगर को चांस मिल गया अपने को और मजबूत करने के लिए। और ये सारे जो किंगडम थे, ये पावरफुल क्यों हो गए? उसका रीजन क्या था? लैंड रेवेन्यू एंड फर्टाइल एरिया। जो अब ये किंगडम पावरफुल क्यों हुए? हाउ दिस किंगडम बिकेम पावरफुल। जो यह नए राज्यों का उदय हो रहा था सब कॉन्टिनेंट में, यह पावरफुल क्यों हो रहे थे? उसका कारण क्या था? लैंड रेवेन्यू था।
और मोर फर्टाइल एरिया। जैसे जौनपुर का एरिया क्या था, जौनपुर का एरिया बहुत फर्टाइल था, जो एरिया जौनपुर का था बहुत फर्टाइल था। तो दो कारण था, एक तो लैंड रेन्यू था, दूसरा फर्टाइल था, जिससे एक रिच इनकम आ रही थी। दूसरा क्या इनकम था, ट्रेड। जो ये गुजरात और जो गुजरात था और जो बंगाल था, इन गुजरात और बंगाल के साथ खास बात क्या थी, ट्रेड। ट्रेड महत्वपूर्ण था। तो अब जो राज्य थे, इनके विकास के पीछे जो गुजरात था और बंगाल था, गुजरात और बंगाल इन दो राज्यों के साथ महत्वपूर्ण क्या था, यह ट्रेड था। उससे लार्ज प्रॉफिट आता था। कहां से आता था, ओवरसीज ट्रेड। ठीक है, हर लाइन को बना सकते हैं, ओवरसीज ट्रेड था। और ओवरसीज ट्रेड से इनको बड़ा फायदा हुआ करता था। इनका ट्रेड क्या था, एशिया से था, ईस्ट एशिया से था, चाइना से था, एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना। इनसे जो ओवरसीज ट्रेड था, उससे इनको बहुत फायदा हो रहा था। और जो बहमनी और विजयनगर किंगडम थे, वह इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहमनी और विजयनगर इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ध्यान सुनिएगा इसको, मैं भी रिपीट कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि यह राज मैं यह हैंडल कर रहा हूं, यह पावरफुल कैसे हुए। तो एक तो बताया, जौनपुर का फर्टाइल एरिया था, जिससे क्या है, लैंड रेवेन्यू आती थी और वह रिच रिच फर्टाइल सोर्स हो गया। दूसरा, जो गुजरात और बंगाल थे, जो गुजरात और बंगाल थे, ये गुजरात और बंगाल ये क्या करते थे, ये ओवरसीज ट्रेड किया करते थे। और ये ओवरसीज ट्रेड कहां था, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में था, छूट लगता है, ईस्ट अफ्रीका था, एशिया था, लिखा तो ईस्ट अफ्रीका लिखा, और साउथ ईस्ट एशिया था, और चाइना था। इससे लार्ज प्रॉफिट आता था। नाउ सी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ट्रेड में जो बंगाल और गुजरात से होता था, जो इन ओवरसी, इसमें विजयनगर बहमनी पार्टिसिपेट करते थे। गॉट इट। राजस्थान और मालवा, जो राजस्थान था, जो ये महत्वपूर्ण है, और मालवा, राजस्थान और मालवा, कलर चेंज कर देते हैं, मालवा, राजस्थान, राजस्थान, मालवा, इन दोनों के साथ क्या खास बात थी, यह विद इन सब कॉन्टिनेंट ट्रेड, विद इन सब कॉन्टिनेंट ट्रेड, विद इन सब कॉन्टिनेंट ट्रेड, जो विद इन सब कॉन्टिनेंट ट्रेड था, इसमें राजस्थान एंड मालवा दो पार्टिसिपेट करते थे विद इन सब कॉन्टिनेंट ट्रेड। चूंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट होते थे वेरियस पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, तो ट्रेडर्स क्या करते थे, डिफरेंट रीजन से ट्रेवल किया करते थे। जो किंगडम थे, वे आर नॉट एज पावरफुल पॉलिटिकली एज द दिल्ली सल्तनत, लेकिन बहुत से एरियाज में इन्होंने कल्चर को डेवलप किया, मैच्योर किया। वह कौन कौन से एरिया थे, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड न्यू रिलीजियस आइडियाज। अब आते हैं कंक्लूडिंग पार्ट पे। इनका यह इतने पावरफुल नहीं थे पॉलिटिकली, यह पॉलिटिकली पावरफुल नहीं थे, पॉलिटिकली पावरफुल नहीं थे, जैसा दिल्ली सल्तनत हुआ करता था। तो अगर हम पॉलिटिकल स्फीयर में समझने की कोशिश करें, तो यह उतने पावर, लेकिन जो उनका ट्रेड था, जो ट्रेडर्स थे, वो क्या करते थे, ट्रेडर्स डिफरेंट रीजन से ट्रेवल किया करते थे। उससे हुआ क्या करता था, इससे कल्चर मैच्योर हो रहा था, कल्चर डेवलप कर रहा था और मैच्योर हो रहा था। जो कल्चर का डेवलपमेंट है और कल्चर की मैच्योरिटी है,
उससे हो क्या रहा था, रीजनल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, यह आपको मेंस पे लिखना होगा, अगर प्री का तो वो लिख के दे देंगे। जो न्यू रीजनल लैंग्वेजेस थी, आर्किटेक्चर था, पेंटिंग था, लैंग्वेज थी, आर्किटेक्चर था, पेंटिंग था, न्यू रिलीजियस आइडियाज थे, वह डेवलप हो रहे थे। इस मामले में यह पॉलिटिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे जितना दिल्ली सल्तनत था, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन था इस क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब इसको हम जरा क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं। लेट फ्रेम द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, ट्रेड ओवरसीज कौन करता था और सब कॉन्टिनेंट कौन करता था। तो हमने आपको बताया कि जो ये राजस्थान था और दूसरा मालवा था, ये क्या करते थे, ये दोनों सब कॉन्टिनेंट में करते थे। जो बंगाल था और जो गुजरात था, वह कहां किया करता था, वह जो बंगाल था और गुजरात था, ये दोनों कहां करते थे, ओवरसीज करते थे। और जो बहमनी विजयनगर थे, यह इसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब इस पे सवाल बनाइए फ्री का। आई एम गिविंग जॉब टू यू। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, पॉलिटिकली स्ट्रांग न होकर भी, पॉलिटिकली स्ट्रांग न होकर भी, पॉलिटिकली स्ट्रांग न होकर भी इन्होंने कल्चर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। कल्चर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसी को अगर हम बनावे प्री के एक एनालिटिकल सवाल में, तो जो पूर्व मध्यकाल भारत में नए राज्यों के उदय से क्या, नए राज्यों के उदय से क्या लाभ हुआ, what was the advantage due to the emergence of the new rulers in early middle period. A, political unification. B, cultural unification. C, emergence of new ideas and culture. D, economic consolidation. In the early middle period, due to emergence of the new states, what was the advantage? A, the political unification of the country, the cultural unification of the country, emergence of the new ideas and culture, economic consolidation. Tell me. Tell me. अब जो आंसर है इसमें और इसके बीच है, ये तो हमने पहले ही बोल दिया, ये भी नहीं हो रहा है, इसी दो में से एक आंसर करना है। अंजलि बोल रही कल्चरल यूनिफिकेशन। बोलो। और कोई बोलिए।
बहुत टफ कॉल है दोनों के बीच में। देखिए, मैं एक लाइन वही फिर बोलता हूं जो मैंने अभी बोली थी, यू ट्राई टू डिड्यूस द आंसर। सेम लाइन बोलता हूं जो हमने अभी बोली हुई थी, सेम लाइन। हमने क्या बोला था कि राजनीतिक रूप से दिल्ली सल्तनत की तुलना में यह राज्य कमजोर थे, लेकिन मेनी ऑफ द एरियाज जिसमें जो अर्लियर कल्चर था वह डेवलप किया और मैच्योर हुआ। अर्लियर कल्चर डेवलप किया और मैच्योर हुआ। अर्लियर कल्चर डेवलप हुआ, डेवलप हुआ एंड मैच्योर हुआ। ये मैंने एक चीज बोली थी। द फर्स्ट थिंग आई थिंक, जो एक अर्लियर कल्चर था वह डेवलप हुआ और मैच्योर हुआ। फिर लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, रिलीजियस आइडियाज में, सब इस किंगडम में डेवलप किया। तो लिटरेचर, लैंग्वेज, न्यू रिलीजियस आइडियाज एंड पेंटिंग, यह इस समय लिटरेचर है, लैंग्वेज है, न्यू रिलीजन है, न्यू रिलीजियस आइडियाज है, पेंटिंग्स हैं, वह सब डेवलप किए इन दीज किंगडम में, या डेवलप किए इन दीज किंगडम्स। अब नाउ दिस एंड दिस, these two information you have while you are solving your question। देखिए, अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो सवाल 100% गलत होगा, सवाल सही होने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम ये मान के चलते हैं आपके पास यह दो इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन हॉल में। अब आपको इन दो इंफॉर्मेशन से अपने आंसर को करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन ए आपके पास क्या है, जो अर्लियर कल्चर था वह डेवलप हुआ और मैच्योर हुआ। दूसरी क्या है, लिटरेचर, न्यू लैंग्वेज, न्यू आइडियाज, पेंटिंग डेवलप हुई इन दीज किंगडम्स। सवाल क्या है, पूर्व मध्यकालीन भारत। इन दीज किंगडम्स यहां मैंने लिखा ही नहीं है। यू सी द क्वेश्चन, अर्ली मिडिवल पीरियड, अर्ली मिडिवल पीरियड। अगर हम इसको हटा भी दें, इन द अर्ली मिडिवल पीरियड, ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ द स्टेट्स, what benefit has been derived by the India, or what benefit has been derived? Just you see the language, a lot aspirants, the good aspirants who has prepared very well, lose the civil services prelims only because they are unable to understand the language of the question. Typically, it is being called in the civil services circle demand of the question. A majority not unable to address the demand of the question. What is the demand of the question? Demand of the question is not these states. If you see, these are the isolated in every state. Language different in the Jaunpur, different in the Bengal. Painting different Jaunpur, different Bengal. Kashmir has a different cultural developments. Vijayanagar Bahmani has a different cultural developments. Those different cultural developments are reflecting in this line. But when we say this, earlier culture developed and matured, their answer comes to this. Got it? Still, I'm not seeing what is the best answer for this. When I was framing a question for you, when I was reading the chapter, then I made this question. As my analysis is concerned, I'm trying to give the answer is this. But the answer C is also possible. Let's switch towards the answer C for a moment.
Let's analyze the answer C. How the answer C may be right? Literature in the regional languages, architecture, painting, and new release ideas all developed in these kingdoms. At that point of time, South India was progressing and North India was stagnant. If this reflects your mind, this is the time when South India was developing and North India was stagnating, then it might be appear in your mind कि जो लैंग्वेज का, कल्चर का, आइडियाज का, पेंटिंग का विकास हो रहा है वो दिल्ली सल्तनत में नहीं हुआ है, वो कहां हुआ है, वह इन राज्यों में हुआ है. But if you ask my issue, what I want to conclude, I will say answers this right. Sorry, culture here, please right. It's fine. Correct.